जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है क्रोमो लियो। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक नोटिस दिखाया जाता है जहाँ ये लिखा हुआ था कि 1980 में कई सारे ठग्स थे जो कि मारे गए थे क्योंकि उन लोगों ने गाँव में आतंक फैला रखा था। उन लोगों को वहाँ पे सुगाली कहा जाता था जो कि वर्ड गाली से आता है, और उन लोगों को कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से मारा नहीं जा सकता था क्योंकि वो लोग अक्सर ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया करते थे। उसके बाद हमें सन 1984 दिखाया जाता है जहाँ पे इंडोनेशिया के जावा गांव में हम कुछ गांव वालों को देख पाते हैं, जिसमें से गांव का मुखिया होता है दनांग। उसने अपने साथी यान्तो और प्राप्तो के साथ कई सारे ठग्स को मार डाला था और वो वहाँ पर गड्ढा खुदवा रहा था ताकि वो उनकी लाशों को गाड़ सके। वो गड्ढा खुदवाने के बाद उन ठग्स की लाश को उनके अंदर दफना देता है और उसके बाद वो जारोत नाम के एक बंदे को लेकर आते हैं जिसने ब्लैक मैजिक में मास्टरी हासिल कर रखी थी, और वो भी ठग्स में से एक था। लेकिन उसे किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट या बुलेट से मारा नहीं जा सकता था क्योंकि उसने इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर लिया था कि वो अपने आप को हील कर पाता था। तभी दनांग जारोत के पास आता है और उसे कहता है कि उसने जो कुछ भी उसके साथ किया है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। जारोत उससे कहता है कि वो इतनी आसानी से उसे नहीं मार सकते, जब तक उसका खून इस धरती पे रहेगा वो वापस ज़रूर आएगा और वापस आके वो सारे गाँव वालों को मौत के घाट उतार देगा। दनांगी सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि उसने उन्हें शाप दे दिया था, और उसके बाद वो उसका गला काट देता है और उसकी लाश को छुपा देता है। उसके बाद हमें करीब 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम जिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड डीका के साथ अपने गांव वापस आ रही थी क्योंकि उसे खबर मिली थी कि उसकी माँ की मौत हो गई है और वो उनके फ्यूनरल में जा रही थी। रास्ते में डीका जिया से कहता है कि वो अपने आप को संभाले, लेकिन वो उसे बताती है कि वो हमेशा अपनी माँ से दूर रही है क्योंकि उसके नाना ने बचपन में ही उसे दूर भेज दिया था, और उसकी माँ के मौत के बाद भी वो चाहते थे कि वो इस गांव में कदम ना रखे। लेकिन उसकी माँ की मौत हुई है और वो आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहती है। जब जिया कब्रिस्तान के बाहर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी माँ को पहले से ही दफना दिया गया है, और जब उसे कदम ज़मीन पे पड़ते हैं तो वहाँ पर तेज़ आंधी आ जाती है और बादल गरजने लगते हैं मानो कि वो कर्ज वापस आ गया हो। हम देखते हैं कि उसका नाना कोई और नहीं बल्कि दनांग है, और जिया को वहाँ पर देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। रातों जब जिया को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है, और वो सभी गांव वालों का रिएक्शन बहुत ही अजीब सा था क्योंकि वो ये चाहते थे कि जिया कभी भी इस गांव में लौट कर वापस ना आए। जिया अपने नाना के घर जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर उसकी माँ का फ्यूनरल उसके बिना क्यों कर दिया गया। तो उसका नाना उससे कहता है कि उसका यहाँ पर आना ठीक नहीं है, वो तुरंत यहाँ से निकल जाए क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहेगी तो वो खतरे से खाली, नहीं तो इस गाँव पे बहुत भारी विपदा आ सकती है। वो उसके बॉयफ्रेंड को देखकर काफ़ी गुस्सा करता है और उसे कहता है कि वो इसको लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाए। लेकिन जिया बहुत ही ज़िद्दी थी जो कि वहाँ से जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसका ग्रैंडपा अब अकेला हो गया था और उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था, इसीलिए वो चाहती थी कि वो अपने नाना के साथ ही रहे। इधर गांव में प्राप्तो सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है, और प्राप्तो अब उस गांव का मुखिया बन चुका था, इसीलिए वो उन्हें आदेश देता है कि रात को वो सभी अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें और कोई भी बच्चा हो या बूढ़ा वो बाहर बिल्कुल भी ना जाए क्योंकि 10 साल पहले जारोत ने उनके गांव को श्राप दिया था, और उस श्राप के मुताबिक जब तक उसका खून इस जमीन पर रहता है तब वो वापस आएगा उन सबको मारने के लिए। उसकी बेटी जिया गांव में आ चुकी है जिसमें उसी के रगों का खून दौड़ रहा है, और इस गांव में कदम रखते ही वो कर्ज स्टार्ट हो गया है, इसीलिए रात को अगर कोई बाहर जाएगा तो वहाँ पे जो आत्माएं होंगी वो उन्हें मार डालेंगी। अब सभी गांव वाले ये सुन के डिसाइड करते हैं कि वो सभी अपने घर में ही रहेंगे, और वहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद होते हैं जो कि उनसे कहते हैं कि वो लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो रात को यहीं पर पहरा देंगे और उन्हें आगाह करते रहेंगे। इधर जिया जब अपने नाना के घर में होती है तो अचानक से उसे एटिक से कुछ आवाज़ आती है, और जब वो एटिक में जाती है तो वो अपने बचपन के खिलौनों को देख पाती है। तभी उसे वहाँ पर एक बक्सा नज़र आता है और वो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नाना वहाँ पर आकर उसे रोक देता है और उसे कहता है कि इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है तो वो यहाँ से चली जाए। दीका जिया से पूछता है कि आखिर उसके नाना उसे यहाँ से भेजना क्यों चाहते हैं, तो जिया उसे बताती है कि बचपन से ही उन लोगों ने इस गांव से उसे दूर रखा हुआ था, लेकिन अब वो इस गांव में आ गई है तो वो इस बात का पता ज़रूर लगा कर रहेगी कि आखिर उसके नाना और बाकी सब गांव वाले उसे भेजना क्यों चाहते हैं। अब कुछ देर बाद वहाँ पर रात हो जाती है, और रात होते ही सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे को बंद कर लेते हैं, लेकिन उसके नाना का ये कहना था कि उन्हें इसी रात को घर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन जब वो उन्हें छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी में जाता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी का टायर किसी ने पंक्चर कर दिया है, जिससे कि वो अब इस गाँव से वापस नहीं जा सकते थे। दूसरी जो गाड़ी पंक्चर करी थी वो जिया ने ही करी थी ताकि उसका नाना उसको गाँव से वापस ना भेज सके।
अब उसका नाना जिया से कहता है कि वो बाहर जा रहा है कुछ काम के लिए, तो वो उसके बॉयफ्रेंड को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन जिया अपने बॉयफ्रेंड को रोकती है और उससे कहती है कि वो ना जाए। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि उसके ग्रैंडपा ने पहली बार उससे कहा है कुछ करने के लिए, तो वो उनका हाथ ज़रूर बटाएगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और जिया घर में अकेली होती है। उसके बाद जिया अपनी बचपन की दोस्त मेली को कॉल करती है और मेली उसकी आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जिया उससे कहती है कि अगली सुबह वो उससे ज़रूर मिलने के लिए आएगी और मेली उससे कहती है कि पहले की तरह वो कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलेंगे। इधर डीका को उसके नाना ने भेज रखा होता है ताकि वो गाँव वालों को आगाह कर सके, लेकिन वो गाँव वालों को आगाह करने के बजाय एक जगह पर बैठ के सिगरेट पीने लगता है। तभी अचानक उसे किसी की आवाज़ आती है और अपने सामने उसे किसी के पैर नजर आते हैं। ये देखकर वो डर जाता है, लेकिन वो पैर वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और डीका अपने सामने क्रोमोलियो की आत्माओं को देख पाता है। दोस्तों, क्रोमोलियो की आत्माएं उन ठग्स की आत्माएं थीं जो कि उस दिन वहाँ पर मारे गए थे और गाँव की ज़मीन पे दफना दिए गए थे, और अब वो वापस आ गए थे उन सबसे बदला लेने के लिए, और जो कोई भी उन्हें देखेगा वो मारा जाएगा। अब डीका जब उन्हें देख लेता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और इधर जो 2 गार्ड्स होते हैं वो भी उन आत्माओं को देख लेते हैं। जब वो आत्माएं मेली के घर के बाहर से गुजर रही होती हैं तो उसकी माँ भी उन आत्माओं को देख लेती है, जिससे कि मेली की माँ काफ़ी घबरा जाती है और वो तुरंत अपने घर में चली जाती है, जहाँ पर वो मेली को कबर्ड में छुपा देती है और खुद दरवाजे के पीछे चली जाती है। इधर डीका उन आत्माओं को देखकर गाड़ी के पीछे छुपा हुआ होता है, और तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो छुपा हुआ क्यों है। तो वो उसे बताता है कि उसने क्रोमोलियो आत्माओं को देखा। जिया उससे कहती है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, तो वो उससे कहता है कि उसने उसे अपनी आंखों से देखा है, इसलिए उन्हें इस गांव से तुरंत निकलना होगा अपनी जान बचाने के लिए। उन आत्माओं को सिक्योरिटी गार्ड ने भी देख लिया था, तो एक आत्मा सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है और उसका सर पटकने लगती है, जिससे कि उसके सर से खून निकलने लगता है और दूसरे गार्ड को भी वो जान से मार डालती हैं। इधर मिली के घर का दरवाज़ा खुलता है और वो आत्माएं उसकी माँ को ढूंढने लगती हैं, और वो जो आत्माएं थी वो पूरी तरह इनविजिबल थीं। वो उसकी माँ को पकड़ लेती हैं और हवा में लेविटेट करने लगती हैं, और धीरे धीरे करके वो उसकी अतड़ियाँ बाहर निकाल देती हैं, जिससे उसकी माँ की मौत हो जाती है। और मिली ये सब होता हुआ कबर्ड के अंदर से देख रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी, और उसने अपने मुँह पे हाथ रख रखा था ताकि वो आत्मा उसकी आवाज़ ना सुन पाए। उसके बाद उस क्रोमोलियो की आत्माएं आगे बढ़ने लगती हैं, और जिया जब डीका को लेकर भाग रही होती है तो उसके ग्रैंडपा उसे मिल जाते हैं, जहाँ पर वो जिया से कहते हैं कि उन्हें रात में यहाँ पर नहीं घूमना चाहिए। तभी अचानक उन्हें जंगल से कुछ आवाज़ आती है और उसे ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि ज़रूर क्रोमोलियो की आत्मा वहाँ पर मौजूद होगी। तभी वो आत्मा आके डीका को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन उसके जो ग्रैंडपा होते हैं उनके पास बंदूक थी, जिनके पास एक आईना भी था जिससे वो उस आत्मा को देख पा रहे थे। यानी कि वो जो आत्मा थी वो इनविजिबल थी और वो सिर्फ आईने के ज़रिए ही देखी जा सकती थी। वो आईने की मदद से उसे शूट करते हैं, जिससे कि वो आत्मा वहाँ से चली जाती है, और उसके बाद वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। जिया डीका से कहती है कि उसकी दोस्त मेली का घर पास में ही है, तो उन्हें वहाँ पे तुरंत चले जाना चाहिए ताकि वो सेफ रह सकें। जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो स्विच ऑन करते हैं, लेकिन वहाँ पर लाइट ही नहीं आ रही थी, और तभी जिया को मेली की माँ की लाश लटकी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हें देखकर मेली तुरंत कबर्ड से बाहर आती है और जिया को गले लगाकर उसे सारी बात बताती है कि कैसे क्रोमोलियो की आत्मा ने उसकी माँ को बेरहमी से मार डाला। वो मेली को अपने साथ बाहर ले जाती है और घर जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन जब वो जंगल में होते हैं तो अचानक से क्रोमोलियो की आत्मा वहाँ पर आ जाती है, जो कि डीका को हवा में लेविटेट करती है और उसका पैर तोड़ देती है, जिससे डीका को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जिया उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आत्मा उसको चीर देती है, जिससे कि डीका की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि जिया और मेली को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। इधर उस गांव का मुखिया प्राप्तो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और वो अपनी वाइफ से कहता है कि वो चिंता ना करे, बहुत जल्द ये रात बीत जाएगी। तभी प्राप्तो के घर दनांग आता है जो कि उससे मदद मांगने के लिए आया था, और दनांग उससे कहता है कि उसके पास आइडिया है क्रोमोलियो के भूत को मारने का। वो सभी जानते हैं कि वो जो क्रोमोलियो की आत्मा है वो कोई और नहीं बल्कि वो जरोद की आत्मा है, जो कि अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है, और उसके साथ उन ठग्स की आत्माएं भी मौजूद हैं। और जो कोई भी उन आत्माओं को देखता है, जरोद की आत्मा वहाँ पर आकर उन्हें जान से मार डालती है। इसी कर्ज से बचने के लिए उन लोगों ने एक ताबीज़ बनाया था, जो कि सिर्फ 3 ताबीज़ थे और उन लोगों ने आपस में बांट लिए थे। पहला ताबीज़ उन्होंने जिया को पहनाया था, और दूसरा ताबीज़ दनांग ने पहना था, और तीसरा ताबीज़ प्राप्तो के पास था। और प्राप्तो से वो ताबीज़ को मांगता है और उससे कहता है कि वो उस ताबीज़ को जारोद की लाश पे रख देगा, जैसे कि उसकी लाश के अंदर वो आत्मा आ जाएगी और वो फिर से ज़िंदा हो जाएगा।
और फिर वो उसी की खून यानी कि उसकी बेटी से उसे मरवा देगा, जो कि कोई और नहीं बल्कि जिया थी। इधर जिया की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और वहीं पे हम मेली को भी देखते हैं जो कि बंधी हुई थी। जिया अपने सामने यान्तो को देखती है जो कि उसे किडनैप करके अपने साथ ले आया था और वो उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है और वो उसे यहाँ पर क्यों लाया है। यान्तो उसे बताता है कि 10 साल पहले यहीं पे उसके पिता को उन लोगों ने जान से मार डाला था और उसका जो पिता था वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया करता था, जिसकी वजह से उसको मारना नामुमकिन हो गया था। ना ही वो बुलेट से मारा जा सकता था और ना ही कोई ब्लेड उसे काट सकती थी और उसके खुद के नाना ने उसकी गर्दन काट के उसे जान से मार दिया था और वो कई सारे क्राइम एक्टिविटीज़ किया करता था। मरने से पहले उसने इस गांव पर एक कर्ज लगा दिया था। उसने वादा किया था कि जब भी उसका खून इस गांव की धरती पे कदम रखेगा तो वो अपना बदला लेने के लिए वापस ज़रूर आएगा। जब जिया वहाँ पर आई तो उसका जो कर्ज था वो एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से आज रात को उसकी आत्मा यहाँ पर आई है सबसे बदला लेने के लिए। यान्तो उसे ये भी बताता है कि उसके गले में एक ताबीज़ है जो कि उसके नाना ने उसे पहनाई थी और ये जो ताबीज़ है वो उसके पिता के दांत से बनाई गई थी, इसीलिए जिस किसी ने भी ये ताबीज़ पहनी है वो उसको कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। बाकी विलेजर्स के पास ये ताबीज़ नहीं है जिसकी वजह से वो बाकी लोगों को मार पा रहा है। वो ये भी कहता है कि वो क्रोमोलियो की आत्मा को जो कोई भी देखता है वो आत्मा उसे जान से मार डालती है, इसलिए उसने अपने आप को अंधा कर लिया है ताकि वो उस आत्मा को देख ही ना पाए। वो ये भी कहता है कि उसके जो नाना है वो कोई शरीफ इंसान नहीं है। उन्होंने ठग्स को ऑर्डर दिया था वहाँ पे केओस क्रिएट करने के लिए और जब उन्होंने वहाँ पर केओस क्रिएट किया तो उसने ही उन्हें जान से मार डाला, यानी कि केओस क्रिएट करने वाला भी वही इंसान था और उन लोगों को जान से मारने वाला भी वही था। क्रोमोलियो की जो आत्मा है उसे सिर्फ वही रोक सकती है और अगर वो अपने खून से लगे हुए किसी वेपन से उसे मारेगी तो वो मर जाएगा। जिया ये सुन के उससे कहती है कि उसे अपने नाना के बारे में ये सारी बातें नहीं पता थी, तो जल्दी से वो उसे खोले ताकि वो अपने पिता की आत्मा को जान से मार सके ताकि बाकी जो मासूम गाँव वाले हैं वो बच जाएं। यान्तो उससे कहता है कि वो उसे यहाँ पर छोड़ने के लिए नहीं लाया है, क्योंकि अगर वो जाएगी तो ये कर्ज रुक जाएगा, बल्कि वो चाहता है कि ये कर्ज बिल्कुल भी ना रुके, क्योंकि जब वो ठग्स मारे जा रहे थे तो किसी गांव वालों ने उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई और ये जो कर्ज है वो उनका बदला है, इसीलिए वो चाहता है कि पूरे गाँव का सर्वनाश हो जाए। इधर प्राप्तो की बीवी उससे लड़ रही होती है और वो उससे कहती है कि आखिर उसने उसे वो ताबीज़ क्यों दे दी, क्योंकि उस ताबीज़ की वजह से ही उसकी फैमिली अभी जिंदा थी और अब उसने वो ताबीज़ दे दी है तो क्रोमोलियो यहाँ पर आएगा और उनका सर्वनाश कर देगा। प्राप्तो उससे कहता है कि वो दनांग पे भरोसा रखे, वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा गांव वालों को बचाने के लिए। तभी उन्हें दनांग की आवाज़ आती है और वो कहता है कि वो दरवाज़ा खोलें और जब प्राप्तो दरवाज़ा खोलता है तो वो अपने सामने उन आत्माओं को देखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि वो क्रोमोलियो की आत्मा थी जो कि उसकी आवाज़ निकाल रही थी। तभी क्रोमोलियो की आत्मा उसकी बीवी पे हमला कर देती है और उसकी गर्दन मरोड़ के वो उसे जान से मार डालती है और प्राप्तो अपनी बीवी की जान नहीं बचा पाता और उसे मरता हुआ देखकर रोने लगता है। इधर यान्तो अपनी पिस्तौल निकाल लेता है जिया को जान से मारने के लिए, क्योंकि उसका मानना था कि अगर जिया जिंदा रहेगी तो वो उस कर्ज को रोक देगी। लेकिन जब वो उसे शूट करने के लिए जाता है तो जिया उसे लात मार के नीचे गिरा देती है। गोली की आवाज़ उसका नाना सुन लेता है और तुरंत वहाँ पर आकर वो जिया को बचा लेता है, लेकिन जिया उसे रोक देती है और उससे कहती है कि वो उसे जान से ना मारे। ये सुन के दनांग यान्तो को वहीं पर छोड़ देता है। वहीं पे हम मेली को देख पाते हैं जो कि ये सारी बातें सुन रही थी और उसे पता लग गया था कि इस कर्ज की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि जिया है, क्योंकि वो जब इस गांव में आई तो वो कर्ज भी यहाँ पर आ गया, जिसकी वजह से उसकी माँ भी मारी गई। दनांग जिया को अपने साथ ले जाने लगता है और वो उससे कहता है कि उसे उसका एक काम करना पड़ेगा। उसने उसके पिता की लाश को अपने घर में छुपा के रखा हुआ है और जब वो उसके सर को उसकी बॉडी से जोड़ेगा तो उसकी जो आत्मा है वो उसकी बॉडी में आ जाएगी और वही सही मौका होगा उसको जान से मारने का। दनांग जिया की हथेली चाकू से काट देता है और उसे कहता है कि इस चाकू पे जो खून लगा हुआ है वो उसी से उसको मार सकेगी, क्योंकि उसकी रगों में उसके पिता का खून बह रहा है और अगर वो इस खून से उसे मारेगी तो वो मर जाएगा, जिससे कि मासूम गाँव वाले बच सकते हैं। जिया उससे कहती है कि यान्तो ने उसे सारी बात बता दी है कि कैसे उसने उसके पिता को जान से मार डाला था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ठग उसकी बेटी से प्यार करे, इसीलिए उसने उसके पिता को मार दिया ताकि वो उसकी बेटी से दूर हो जाए। ये सुन के दनांग उससे कहता है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, उसने जानबूझ के ये सब नहीं किया, वहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि उसे ये सब करना पड़ा। अब ये सुन के जिया बिल्कुल भी उसकी बात का विश्वास नहीं करती और वो ताबीज़ को फेंक देती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी क्रोमोलियो की आत्मा वहाँ पर आ जाती है और जिया का गला दबाने लगती है। उसका दादा जब ये देखता है तो वो आईने में देखकर उसके ऊपर वो ताबीज़ फेंक कर मारता है, जिससे कि उसकी आत्मा दूर चली जाती है और जिया जब वहाँ से भाग रही होती है तो उसकी आत्मा उसे फिर से पकड़ लेती है।
इधर दनांग अपने शेड में पहुंचता है जहां पर उसने जारोद की बॉडी को छुपा के रखा हुआ था। वो जो उसका कटा हुआ सर था उसने उस बक्से में छुपा के रखा था जो कि जिया खोलना चाहती थी। उस बक्से को खोलता है और उसकी गर्दन को उसकी लाश से जोड़ देता है और इधर जिया को क्रोमोलियो की आत्मा ने दबोच रखा होता है, लेकिन जिया उसको पहचान जाती है कि वो उसके पिता की आत्मा है और वो याद करती है कि कैसे उसके पिता बचपन में उसको पढ़ाया करते थे। उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसकी बेटी है तो वो उसे ना मारे, और जब क्रोमोलियो की आत्मा को ये याद आता है तो वो उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता है और वो तुरंत अपनी बॉडी में पहुँचता है जिससे कि वो फिर से जीवित हो जाता है। तभी वहाँ पर यान्तो आता है जो कि दनांग पे अटैक कर देता है, जैसे कि दनांग जख्मी हो जाता है और वो जारोद को फ्री कर देता है। जारोद जब उठता है तो वो अपने अंदर पावर महसूस करता है और यान्तो उससे माफ़ी मांगता है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन तभी जारोद उसके हाथ से चाकू लेता है और उसकी गर्दन काट देता है और उसके बहते हुए खून को वो पी लेता है जिससे कि वो और भी शक्तिशाली हो जाता है। उसके बाद वो दनांग के पास जाता है और उससे कहता है कि अब वो गांव के एक एक आदमी को मार डालेगा। तो दनांग उससे कहता है कि वो उनको बिल्कुल भी चोट ना पहुंचाए। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है जो कि अपने पिता को देखकर काफ़ी खुश होती है। वो उसे गले से लगा लेती है और उससे कहती है कि उसने उसे बहुत ज़्यादा मिस किया। वो अपने पिता से वो कर्ज को वापस लेने के लिए भी कहती है, लेकिन जारोद उससे कहता है कि वो कर्ज वो वापस हरगिज़ नहीं ले सकता। जब जिया को लगता है कि उसका पिता उसकी बात नहीं मानने वाला तो वो एक चाकू उठाती है और उस पर अपना खून लगाती है और उसे जारोद को स्टैब कर देती है जिससे जारोद की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो अपने नाना के पास जाती है और उन्हें वापस घर लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मेली आ जाती है जो कि जिया को शूट कर देती है और उससे कहती है कि उसके गाँव में कदम रखने की वजह से ही ये सब हो रहा है, इसीलिए अगर वो मर जाएगी तो ये कर्ज भी चला जाएगा। तभी उसका नाना उठता है और वो मेली की गर्दन पे वार करता है जिससे मेली भी मारी जाती है और जिया देखती है कि उसके नाना भी अब मर चुके हैं। जिया को बहुत ज़्यादा गोलियां लग गई थी जिसकी वजह से वो भी ज़िंदा नहीं बच सकती थी, इसीलिए आखिरी मौके पर आते ही वो उस चाकू पे लगे हुए खून को चाट लेती है और वो जो खून था वो उसके पिता का खून था, जिससे कि उसकी आंखें चमकने लगती हैं और उसके अंदर अब उसके पिता की आत्मा आ चुकी थी, क्योंकि उसके कर्ज के मुताबिक जब तक उसका खून उसके अंदर रहेगा तब तक वो मारा नहीं जा सकता। अब सुबह हो जाती है और जिया रास्ते पर जाने लगती है और तभी वो नोटिस करती है कि उसके जो घाव थे वो सारे भर चुके हैं, यानी कि उसके पिता का जो खून था वो बहुत ही शक्तिशाली था, जिसकी वजह से अब उसके पिता की पावर्स उसके अंदर आ चुकी थी। इधर उन मरे हुए लोगों के पास एक आदमी आता है जो कि अपने आदमियों से कहता है कि वो जारोद की बॉडी को उठाकर अपने साथ ले जाएं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, यहाँ पे एंड में जो इंसान दिखाया गया है ये कोई और नहीं बल्कि वही इंसान होगा जिसने 10 साल पहले वो केओस क्रिएट करवाया होगा, वो भी उसके नाना के ज़रिए। तो एक सीन में हम उसके नाना को ये कहते हुए सुन पाते हैं कि 10 साल पहले वो जो ठग से उसने केओस क्रिएट करवाया था वो किसी और के कहने पे करवाया था, यानी कि यही बंदा उसके दादा का बॉस रहा होगा। और यहाँ पर वो जारोद की बॉडी ले जा रहा है क्योंकि वो उससे कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, क्योंकि जारोद का जो दांत था उससे अगर वो कर्ज से बच सकते हैं तो उसकी जो बॉडी है उससे तो वो क्या क्या नहीं कर सकते। लेकिन अब जो जारोद की पावर्स है वो उसकी बेटी के पास आ गई है, जैसे कि उसकी बेटी अपने पिता की मौत का बदला उस आदमी से ज़रूर लेगी जिसने उस रात को ऑर्डर दिया था उसके पिता को मरवाने का। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पर हमें क्रोमोलियो भूत दिखाया गया है जो कि आत्मा थी जारोद की, जो कि एक ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर था और वो एक ग्रुप का लीडर भी था जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ किया करते थे। उसके नाना को जब ऊपर से ऑर्डर आया था तो उसने उन सारे ठग्स को जान से मार डाला था, और जारोद जो कि किसी भी ब्लेड या नाइफ से नहीं मर सकता था उसकी गर्दन उन लोगों ने काट दी थी और उसकी बॉडी को छुपा दिया था। लेकिन जारोद ने मरने से पहले कर्ज दे दिया था कि जब तक उसका खून इस धरती पे रहेगा वो मारा नहीं जा सकता। इसलिए जब उसकी बेटी गांव की धरती पर आई तो वो कर्ज एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से उसकी आत्मा वहां पर आई और गांव वालों से अपना बदला लेने लगी। क्रोमोलियो को जो कोई भी देखता था वो मारा जाता था और उसको सिर्फ सॉल्ट बुलेट्स ही लगती थी, इसलिए जिया को जो नाना था वो अपने साथ बंदूक में नमक वाली बुलेट रखा करता था ताकि वो उस आत्मा को शूट कर सके। उसका नाना अपने साथ एक आईना भी रखता था, जिसका ये मतलब था कि क्रोमोलियो की आत्मा को सिर्फ आईने से ही देखा जा सकता था, वरना वो सबके लिए इनविजिबल थी। अब जिया ने अपने पिता को मार डाला था क्योंकि उसके मुताबिक गांव वाले मासूम थे और उसके पिता उन लोगों से भी बदला ले रहे थे, और उसके मरने के बाद उसने अपने पिता का खून भी चाट लिया था, जिससे कि उसके अंदर सारी पावर्स आ गई थी और वो हील भी हो गई और अब वो उस आदमी से बदला लेगी जिसने उसके पिता को असली में मरवाया था। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।